Hello everyone, welcome back to another video. In the previous videos we have discussed some of the topics related to the NEET 2025. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉपिक कैपेसिटेंस पर और स्पेशली उन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे जो टॉपिक आपके इस साल नीट 2025 में एग्ज़ाम में आ सकते हैं और जो इम्पोर्टेंट है। हालांकि चैप्टर में कई सारे टॉपिक्स हैं, अगर पढ़ने बैठोगे टॉपिक्स बहुत हैं, क्वेश्चन प्रोफाइल्स बहुत हैं, बट मैं उन्हीं प्रोफाइल्स को टारगेट करूंगा जिनके चांसेस हैं इस बार एग्ज़ाम में आने के, और साथ ही साथ आपको एक आइडिया भी होगा कि क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट किया जाता है। एंड हम PYQs को भी डिस्कस करेंगे और उन्हीं PYQs के बेसिस पर हम एज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले 2025 वाले नीट में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पार्ट। चैप्टर का नाम कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रोस्टैट्स का ही पार्ट है आपके, और तो देखिए इसमें है क्या क्या बातें हो रही हैं। ज़्यादा थ्योरेटिकल मैं नहीं दूंगा आपको, सिर्फ और सिर्फ PYQs करेंगे मेनली, और हम ध्यान देंगे हमारे काम के फॉर्मूलाज कौन से हैं बस। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस से कि आखिर एक कैपेसिटर है क्या। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज अ मेजर of its ability to store charge. When a conductor is charged, its potential changes. The increase in potential is directly proportional to the charge given to a conductor. तो बेसिकली क्या है आपके पास, कैपेसिटेंस आपको ये बताता है किसी भी कंडक्टर की एक ऐसी एबिलिटी कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। एक कंडक्टर, उसकी एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, वो कितना चार्ज स्टोर करेगा। अब चार्ज स्टोर करेगा, ठीक है, जब आप उसको चार्ज करते हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो चेंज होता है, और जो आपका चार्ज है वो पोटेंशियल के साथ वरी करेगा। राइट, पोटेंशियल भी चेंज हो रहा है, चार्ज भी चेंज हो रहा है, इसलिए दोनों हैं एक दूसरे के प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हो, दैट इज नोन एज सी, और इस सी को आप लोग बोलते हो कैपेसिटेंस। दैट इज नोन एज कैपेसिटेंस। C is equals to Q divided by V. कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम यही है, आप उसको वोल्टेज प्रोवाइड करो और वो चार्ज स्टोर करेगा अपने अंदर, एक लिमिट तक चार्ज स्टोर करेगा। अगर मुझे बताना है कि वो कितना चार्ज कर रहा है, कितने वोल्टेज में या कितने पोटेंशियल में, तो आप C का फॉर्मूला यूज़ करते हो, दैट इज डिफाइंड एज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की अगर यूनिट की बात करें तो फैरेड है, FARAD, फैरेड, और या फिर बोल सकते हो कुलाम पर वोल्ट, हम फैरेड ही बोलते हैं ज़्यादातर। एंड कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। डायमेंशन आपके पास ये रही, डायमेंशन आ सकती हैं आपके डायमेंशनल एनालिसिस वाले पार्ट में, तो ये डायमेंशन है और ये उसका फॉर्मूला। सिर्फ इतना बहुत है। नीट में अगर आपको चाहिए कि एक एवरेज स्कोर आ जाए, कि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा बट आप स्टिल चाहते हो कि मैं एक अटैम्प्ट कर पाऊँ, अपने आप को थोड़ा सा शो कर पाऊँ, तो आप बेसिक पार्ट उठाओ, और बेसिक पार्ट में यही है। ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो अपने आप में कैपेसिटर की थ्योरी ही आपकी 2-3 लेक्चर्स खा सकती है। बट अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट्स की, बेसिक पॉइंट्स जो आपको वहीं रिक्वायर है, तो आपके पास ये रहा पहला पार्ट, तो ये इसका फॉर्मूला। दूसरा यूनिट, इसकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए फैरेड, सिंबल आप यूज़ करते हो कैपिटल F, बस दैट इज इनफ। इतना पता है, क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आगे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज्ड कैपेसिटर। आपके पास कैपेसिटर है, उसमें चार्ज आता जा रहा है, चार्ज आता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। तो चार्ज आता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है, तो उसकी एनर्जी भी चेंज होती है, उसकी एनर्जी भी हाई होती है। तो उसमें अंदर जो हम एज्यूम करते हैं कि कितना एनर्जी स्टोर होता जा रहा है, कितना होता जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये रहा, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, कैसे आया क्यों आया, फॉर्मूला देखो और अपना काम करो। फॉर्मूला क्या है आपके पास, U इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2C, या फिर 1/2 CV स्क्वेयर, या फिर 1/2 Q इंटू V। ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। तीनों फॉर्मूलास बराबर हैं, एक फॉर्मूला भी याद है ना, तो आप
तीनों फॉर्मूलाज लिख सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन C इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई V। आप इस रिलेशन की हेल्प से एनर्जी का फॉर्मूला इन फॉर्म ऑफ QC, CV या QV में लिख सकते हो। राइट तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अगले पार्ट पर। इस पार्ट में सिर्फ इतना ही था आपके लिए। अभी तक हमने दो बातें करी हैं, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला और साथ ही साथ एनर्जी का फॉर्मूला। अब अगले पार्ट में चलो। अगला पार्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर्स भी कई तरह के होते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो क्वेश्चन आते हैं वो इस पार्ट से आते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में भी एक इकलौता गिवन है और सीबीएसई में भी यही आता है। तो है क्या ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें आपके पास दो चार्ज्ड प्लेट्स होती हैं। आप उन दो चार्ज प्लेट्स को एक दूसरे के पैरेलल लगाते हो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है d, और इन प्लेट्स का जो एरिया होता है दैट इज नोन एज ए। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस d और प्लेट का एरिया आपके पास a। ऑलराइट तो है क्या यहाँ? इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटलिक प्लेट्स m एंड n। दो मेटलिक प्लेट्स हैं m और n, ईच ऑफ एरिया a, सेपरेशन d। प्लेट m इज पॉजिटिवली चार्ज एंड प्लेट n इज अर्थ। इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में उसने क्या किया, इसको तो पॉजिटिव चार्ज दिया और इसको कर दिया उसने ग्राउंड। इफ एप्सिलॉन r इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। इस पार्ट को छोड़ो, एक बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे बाद में आएंगे। फिलहाल के लिए तुम ये समझो, आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज करता है, एक को वो नेगेटिव चार्ज करते हैं, ग्राउंड दे रहे हैं। और ग्राउंड देने के बाद वो बताता है कि कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट देखो, दैट इज C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। फॉर्मूला क्या बता रहे हैं? एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, A इज एरिया, D इज डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। हमारे काम का बस यही है इस पूरे टॉपिक में। थ्योरी देखोगे तो थ्योरिटिकल पॉइंट्स काफ़ी हैं, बट अगर फॉर्मूला देखो तो ये फॉर्मूला आपके काम का है। हाँ बस इसमें एक कंडीशन वो और अप्लाई कर देते हैं। कंडीशन क्या अप्लाई करेगा देखो, कि इनिशियली मैं एज्यूम करता हूं प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम नहीं है, जस्ट एक वैक्यूम है। वैक्यूम है तो आप बोलोगे C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D। बट इन केस अगर आप इन प्लेट्स के बीचों बीच कोई भी मीडियम नया इंसर्ट करवाते हो और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, तब आप बोलोगे न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू न्यू कैपेसिटेंस C डैश विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। न्यू कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। बस इतना ही काम है। तो होगा क्या, मीडियम चेंज होगा तो जो नया कैपेसिटेंस आपके पास ऑब्टेन होगा वो ये होना चाहिए। और K यहाँ पे क्या चीज़ बताता है आपको? K इज रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इस फॉर्मूला का हम काफ़ी यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स में। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। तीनों फॉर्मूलाज ध्यान में रखो और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करो। थ्योरी पढ़ने बैठोगे तो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी की पूरी थ्योरी को एनालाइज करें, क्या बातें हो रही है, क्यों हो रही हैं, क्योंकि वो टाइम चला गया। अब क्रूशियल टाइम चल रहे हैं एग्ज़ाम पास में, तो जस्ट थ्योरेटिकल ओवरव्यू लेंगे और आगे बढ़ेंगे और फॉर्मूला उठाएंगे हमारे काम का कौन सा है और उसको कैसे यूज़ करना है। नाउ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन, कि अगर आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाते हो या सीरीज में लगाते हो तो उनका नेट कैपेसिटेंस कितना आना चाहिए? C1, C2, C3। ओके, इस केस में बात करता हूं कि आपके पास कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट है। अब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो यहां पर एक बात कॉमन होती है, दैट इज चार्ज ऑन ईच प्लेट रिमेन सेम। चार्ज सभी प्लेट्स पर सेम रहते हैं। पोटेंशियल जो है वो वरी कर सकता है। तब आप लोग बोलते हो कि सीरीज वाले केस में नेट कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3
अप टू 1 डिवाइड बाई सी एन। नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर आपको याद हो रेजिस्टेंस के केसेस, रेजिस्टेंस में जो पैरेलल में करते थे वो काम यहाँ कैपेसिटर के केस में सीरीज में करोगे। 1/c विल बी इक्वल टू c, यानी नेट कैपेसिटेंस कितना होगा जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाते हो। 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 अप टू 1/cn। कैपेसिटर को सीरीज में लगाने का मतलब एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ कनेक्ट है लगातार लाइन में, कि आपने एक प्लेट का एंड दूसरी प्लेट के एंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया विदाउट एनी जंक्शन, यहाँ कुछ जंक्शन नहीं बनाया आपने। ऑलराइट, तो ये था कैपेसिटर इन सीरीज का केस। अब बात करते हैं पैरेलल का केस क्या होगा। पैरेलल में क्या करते हो आप लोग, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाते हो, कोई भी बैटरी भी C3, C2 और C1। अब इसकी खास बात क्या होती है कि आप लोग सभी पॉजिटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हो, नेगेटिव को भी आपस में कनेक्ट कर देते हो। ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट, ये पॉजिटिव इसके साथ कनेक्ट, और फर्दर ये बैटरी के साथ कनेक्ट, ये नेगेटिव पार्ट इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट, ये इस नेगेटिव के साथ कनेक्ट, और फर्दर वोल्टेज के साथ कनेक्ट। तो इसको बोलते हो कैपेसिटेंस या कैपेसिटर इन सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल है, Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। जितने भी कैपेसिटर्स हैं आपके पास सभी का एल्जेब्रिक सम कर दो, बस इतना तुम्हारा आंसर आ गया। Cp इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 इस पर्टिकुलर केस में। ऑलराइट, तो ये था तुम्हारा कैपेसिटेंस इन पैरेलल। सीरीज वाला भी हो गया और पैरेलल वाला भी हो गया। अब आगे तो इतना काम बहुत है, एक दो बातें और हैं वो और बता देता हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम्हें इतने फॉर्मूलाज आते हैं ना, उनको अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा, तो आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे नीट के। राइट, तो देखो पहला फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q बाई V। दूसरा फॉर्मूला एनर्जी का Q स्क्वेयर बाई 2C इक्वल्स टू 1/2 CV स्क्वेयर इक्वल्स टू 1/2 QV। एक फॉर्मूला ये भी तुम्हारे काम का है, इसको बोलोगे तुम लोग एनर्जी स्टोर्ड, इसको बोलते हो एनर्जी स्टोर्ड कितना हुआ। ऑलराइट, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट थर्ड में तुम लोग क्या लिखते हो, कैपेसिटेंस इन सीरीज, C इन सीरीज। सीरीज से पहले एक फॉर्मूला तुम्हारा रह गया, कौन सा फॉर्मूला रह गया तुम्हारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सीन देखो, उसका फॉर्मूला C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। A is area of plate, D is distance between plates. If a dielectric plate K is inserted, अगर मान लो मीडियम आपने चेंज कर दिया तो अब आप बोलोगे नया कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू KC नॉट, पुराने वाले का K टाइम्स, और K यहाँ पे क्या, K इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन R, और ये एप्सिलॉन M है। मीडियम का परमिटिविटी डिवाइड बाय, सॉरी ये रिलेटिव परमिटिविटी, ये तुम्हारा आएगा एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब दो फॉर्मूलाज और बच गए, कौन से, सीरीज और पैरेलल के केस के। सिंपल है, सीरीज में तो 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू जितने भी कैपेसिटर्स हैं
पैरेलल में आप लोग क्या बोलते हो, सी पी इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू अप टू सी एन। लो हो गया, इतने फॉर्मूलाज आते हैं, बहुत है। बस एक कॉन्सेप्ट और विच इज नोन एज स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, देखो स्टेडी स्टेट में आपसे पूछा जाता है कि इस स्टेडी स्टेट में क्या पॉसिबल है या क्या कुछ हो सकता है। तो स्टेडी स्टेट का हिसाब सिंपल है, आपके पास कैपेसिटर चार्ज होते हैं, कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड, तो उस टाइम आप लोग बोलते हो नो करंट फ्लोज थ्रू कैपेसिटर, नो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर। उस टाइम तुम लोग ये बात बोल देते हो। ये स्टेडी स्टेट कई बार यूज होता है, क्वेश्चन में एक सेंटेंस होता है। तो स्टेडी स्टेट का मतलब यही है कि उसमें से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, द कैपेसिटर इज कंप्लीटली चार्ज्ड। ऑलराइट, तो इतने अगर तुमने फॉर्मूलाज देख लिए और इतने कॉन्सेप्ट्स अगर तुम्हें याद हैं तो तुम लोग काफ़ी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने लायक हो। हालांकि अभी भी बहुत से फॉर्मूला छूट गए, बट मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। अगर इतना याद है, इनको अप्लाई करना आ गया तो तुम्हारा काम हो गया। तो अब करते हैं PYQ का काम। तो चलो, टूल किट हमारी तैयार है, हथियार उठा लिए, अब चलेंगे जंग पर। तो जंग पर चलने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहे हैं। ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर आपके पास गिवन है, आपके पास गिवन है कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड, वोल्टेज आपके पास है 50 वोल्ट, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन नैनो जूल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बताना है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल्स टू 1/2 CV²। फॉर्मूला याद है, डायरेक्टली अप्लाई कर दो। 1/2 इंटू सी की वैल्यू आपका 12, पिको है तो पिको को कन्वर्ट करो 10⁻⁻12 आएगा, इंटू वी आपके पास 50 इंटू 50, राइट। कैंसिल करोगे 6 5 जा 30, 35 जा 150 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻⁻12, 115 10⁻1 भी जाएगा 3 और ये आएगा 10⁻9 जूल। हमें नैनो जूल में बताना है तो 15 नैनो जूल विल बी योर आंसर। क्या कहीं है तो ये रहा। राइट, सॉल्यूशन तुम्हारे सामने स्टेप बाय स्टेप। U इक्वल टू हाफ CV² का फॉर्मूला अप्लाई करना था, बस वो कर दिया, सॉल्यूशन आ गया। तो चलो अगले पार्ट वही फॉर्मूलाज को यूज करके दिखाऊंगा, तुम्हारे सामने सॉल्यूशन करूंगा, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो कि हम कम नॉलेज से भी नीट में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप सिर्फ टारगेट करोगे उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबल होते हैं, उनके आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो हम उन्हीं को टारगेट करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद चार्ज Q एंड ए पोटेंशियल V डिपेंड्स अपॉन। कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है। कैपेसिटर का फॉर्मूला तो यही है आपके पास कैपेसिटेंस का, बट अगर मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करूं तो वो फॉर्मूला मेरे पास होता है ε0A/d, राइट। तो मैं इसकी जगह इसका यूज करूंगा। एक्चुअली में क्या होता है, ये तो आपके पास बेस फॉर्मूला है, प्रिंसिपल, बट जब आप इस बेस फॉर्मूला को अलग अलग कैपेसिटर्स पे अप्लाई करते हो ना, तो उनमें हमेशा कुछ ना कुछ टर्म्स आती हैं। जैसे यहाँ एरिया आया है, डिस्टेंस आया है,
कभी आपके पास आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कभी कुछ। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास जो कैपेसिटर है उसकी डायमेंशंस आती हैं हमेशा कैपेसिटेंस के आंसर में। तो हमें ये बताना है कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा बॉडी की डायमेंशंस पर। तो बॉडी की डायमेंशन आपके पास ये रही, दी ज्योमेट्री ऑफ बॉडी। अगर बॉडी पैरेलल प्लेट में तो उसका आंसर अलग आएगा, अगर बॉडी स्फेरिकल है तो उसका आंसर अलग आएगा, अगर बॉडी सिलेंड्रिकल शेप में है तो उसका आंसर अलग आएगा। राइट, इट विल डिपेंड अपॉन दिस थिंग्स। तो एक बार में तो लगता है क्यू एंड वी होना चाहिए, बट क्यू एंड वी तो है, बट क्यू और वी की जब आप वैल्यू पुट करते हो ना तो कुछ और ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ऑलराइट, तो इसका आंसर बी होना चाहिए था। देखो, इन द स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट शोन बिलो इज। तो स्टेडी स्टेट में मैंने क्या कहा था कि कैपेसिटर के केस में स्टेडी स्टेट होगा तो वहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। कैपेसिटर कहाँ है आपके पास, इस ब्रांच में, तो यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप इस ब्रांच को इग्नोर करो और आपका डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह का। टेन वोल्टेज की बैटरी, रेजिस्टेंस, और यहाँ भी एक रेजिस्टेंस 3 ओम, 5 ओम, 10 वोल्ट प्लस माइनस। तो इसको कर देते हैं सॉल्व। करंट कितना फ्लो करेगा, आई विल बी इक्वल टू व्हाट, वी आई इक्वल टू वी बाई आर। वी की वैल्यू 10, आर की जगह क्या पुट करोगे 5 प्लस 3, दैट विल बी, सॉरी 2 है ये, 2 प्लस 3 5, और आंसर तुम्हारा आएगा 2 एम्पियर। बात खत्म। केवीएल लगाओ चाहे ओम्स लगाओ, 2 एम्पियर विल बी योर आंसर। स्टेडी स्टेट है तो नो करंट। स्टेडी स्टेट मीन्स नो करंट थ्रू कैपेसिटर। कैपेसिटर में से कोई करंट नहीं होगा, बाकी चलता रहेगा जो है। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि कैपेसिटेंस कितना होगा नेट। तो यहाँ सीरीज और पैरेलल का सीन बनाते हैं अपने। तो डायग्राम जो है ये क्लियरली एक व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम है। व्हीटस्टोन ब्रिज जो कि आप लोग पढ़ के आते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। उसमें वो ये बात बताते हैं कि जब कभी आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो देखने में, यहाँ कोई कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट ऐसे है, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये कनेक्टेड है, तब आप लोग बोल सकते हो कि इस बीच वाली ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाता, इसको आप इग्नोर कर देते हो। इट मीन्स बीच वाली ब्रांच को इग्नोर करना है तो आप लोग इस ब्रांच को इग्नोर कर सकते हो। तो आपके पास जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। बीच वाली ब्रांच को मैंने कट कर दिया तो बचा क्या, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 2 माइक्रोफैरेड। ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको ध्यान रखना होता है। अगर डायग्राम कुछ इस तरह का हो तो आप इस बीच वाली ब्रांच को हमेशा इग्नोर करोगे, चाहे रेजिस्टेंस हो चाहे कैपेसिटर हो, और बाकी काम करोगे सोल्व। तो इसको सोल्व कर देते हैं। अब सोल्व करेंगे तो ये दोनों के दोनों सीरीज, ये दोनों के दोनों सीरीज, तो इनको सीरीज के फॉर्मूले से सोल्व करो। सीरीज के केस में क्या होगा, यहाँ एक कैपेसिटर आएगा और यहाँ भी एक कैपेसिटर आएगा। अब इस कैपेसिटर की वैल्यू का फॉर्मूला मुझे पता है। इन सीरीज मैं कह सकता हूँ 1/CS विल बी इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। CS विल बी इक्वल टू C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। तो C1 C2 की वैल्यू आपके पास 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2, 4 डिवाइड बाई 4 विल बी व्हाट 1। इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। अब ये दोनों पैरेलल में है तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। 1 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड, और ये तुम्हारा नेट कैपेसिटेंस होना चाहिए।
2 माइक्रोफैरेड। इतना बड़ा क्वेश्चन था, पार्ट्स में तोड़ा और इतना रह गया। आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब आगे, द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास, एक प्लेट ये रही, एक प्लेट ये रही, उनके बीच में डिस्टेंस d, इसका एरिया a, ठीक है। अब वो कहते, अब एक बात और, इसका जो कैपेसिटेंस लिखते हो आप लिखते हो एप्सिलॉन नॉट a डिवाइड बाई d, ठीक है। अब वो कहता है कि आपने दोनों प्लेट्स को एकदम पास ला रहे हो, पास लाओगे तो टाइम के साथ d विल डिक्रीज, राइट। अगर d कम होगा तो c बढ़ेगा, इट मीन्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीज। एक बात तो समझ आती है ना कि कैपेसिटेंस आपका डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप डिस्टेंस से छेड़खानी करोगे कैपेसिटेंस ऑटोमेटिकली चेंज होगा, और कैसे चेंज होगा वो तुम्हारे सामने है। तो मतलब कैपेसिटेंस चेंज होगा। अब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे क्या क्या पॉसिबल इफेक्ट्स हैं देखते हैं। द चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। अगर चार्ज की बात करें, कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला आपके पास ये भी तो है, C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब मैंने यहाँ से आइडेंटिफाई कर लिया कि C बढ़ रहा है आपका, C इंक्रीज हो रहे हैं, V कॉन्स्टेंट है, तो Q भी क्या होना चाहिए, इंक्रीज। तो एक तो ये होगा। अब बात करते हैं B पॉइंट पर, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस। एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए, वो कहते हैं एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 CV²। C बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, तो भाई साहब एनर्जी आपकी बढ़नी चाहिए ना कि घटनी चाहिए, गलत है। थर्ड, कैपेसिटेंस इंक्रीज, बिल्कुल कैपेसिटेंस बढ़ेगा, बढ़वा दिया। द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल रिमेन्स सेम। चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो यानी Q बाय V की बात कर रहा है, वो कहता है कि Q बाय V विल रिमेन कांस्टेंट, बट ऐसा नहीं है, ये चेंज होगा क्योंकि यही तो कैपेसिटेंस होता है आपके पास। इट मीन्स दिस वन ऑल्सो रॉन्ग। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस। चार्ज और वोल्टेज का जो प्रोडक्ट है वो बढ़ेगा, तो देखो C है इक्वल टू Q बाय V। C बढ़ाओगे Q भी बढ़ेगा, Q बढ़ाओगे Q भी बढ़ेगा, क्योंकि Q बढ़ाओगे तो QV की वैल्यू ऑब्वियस है बढ़ेगी। इट मीन्स ये भी तुम्हारा सही है। तो ACE वाला ऑप्शन कहाँ है तुम्हारे पास, ये रहा, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। थियोरेटिकल था, एनालाइज करना था। ऐसे क्वेश्चन आपको बताते हैं कि फॉर्मूला का फिजिकल मीनिंग क्या है, उस फॉर्मूला में जो जो बातें हो रही हैं उनके मतलब क्या हैं, एक एक टर्म के बारे में ये चीज़ें तुम्हें पता लगती हैं यहाँ से। चलिए अगले पार्ट पर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट शोन। आपको बताना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए। डायग्राम ढंग से देखो, तो डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो कुछ इस तरह से मैं बना सकता हूं। ये वाला एंड इसके साथ कनेक्टेड है, ये एंड इसके साथ, और ये फर्दर कुछ इस तरह से कनेक्टेड है। तो ये तीनों के तीनों तो सीरीज में कनेक्टेड है आपके पास। तो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा, 1 2 और 3, तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। 15 माइक्रोफैरेड, 15 माइक्रोफैरेड और 15 माइक्रोफैरेड, साथ के साथ एक 15 माइक्रोफैरेड इनके पैरेलल में कनेक्ट है, और कनेक्टेड है ये सब के सब एक बैटरी से। तो पहले इस पार्ट का इलाज करते हैं। तीन सीरीज में मतलब 1/CS विल बी इक्वल टू 1/15 प्लस 1/15 प्लस 1/15, 3/15 विल बी इक्वल टू 1/5। तो CS की वैल्यू आपके पास आई 5 माइक्रोफैरेड। तो अब तुम लोग बोल सकते हो ये कन्वर्ट होने के बाद डायग्राम कुछ ऐसा बनते हैं। ये आपकी बैटरी प्लस माइनस, यहाँ 15 माइक्रोफैरेड, यहाँ 5 माइक्रोफैरेड। ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों के दोनों पैरेलल हैं,
तो यहाँ पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाओ, पैरेलल है तो ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आपके पास आएगा 15 + 5 विल बी इक्वल टू 20 माइक्रोफैरेड। क्या ऑप्शन है, ये रहा 20 माइक्रोफैरेड। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, और शायद एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स में, तो वहीं से उठ के ये आया। जस्ट आपको नेट कैपेसिटेंस बताना था। नीट में क्वेश्चन इजी रहते हैं, फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं, और ये तुम्हारे सामने, ध्यान रखा करो इन बातों का। तो चलो अगले पार्ट पर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम शॉन इन द फॉलोइंग सर्किट कितना, आपको फिर बताना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। बता सकते हो, ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं और ये सीरीज में आएंगे इसके बाद। तो पहले पैरेलल वाले को सोल्व करो। बी ए, इसका वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड, इसके वैल्यू की बात करो 3 + 3 विल बी इक्वल टू 6। पैरेलल है तो डायरेक्टली ऐड होंगे। अब दोनों सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, C1 × C2 यानी 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, 18/9 विल बी इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। तुम्हारा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन, और सब के सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसी तरह एक क्वेश्चन तुम्हारे काम के होते हैं वहाँ। अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो और सॉल्व कर दो बस। ये दोनों के दोनों पैरेलल थे, पैरेलल का कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर बताया। ये इसके रिजल्ट के साथ सीरीज में, तो वो कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर बताया। आंसर क्या आया, 2 माइक्रोफैरेड। आगे क्या कह रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो लिख दो ε0A/d। अब वो कहता है कि आपने डिस्टेंस को कर दिया डबल, ओके, एरिया को कर दिया आपने हाफ, ऑलराइट। तो बताओ फाइनल कैपेसिटेंस क्या होगा। तो देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इनिशियली कुछ ऐसा सिस्टम था आपके पास, कैपेसिटर, उनके बीच का डिस्टेंस d, प्लेट का एरिया a। कुछ देर बाद आपने क्या किया, डिस्टेंस को तो कर दिया आपने डबल, और ये जो एरिया वाला पार्ट था इसको कर दिया हाफ, ठीक है। तब बताओ कि अगर यहाँ कैपेसिटेंस C था तो यहाँ कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, फाइंड आउट कर देते हैं। तो देखो C = ε0A/d, बिल्कुल। इस नए वाले का कैपेसिटेंस कितना होगा, C' विल बी इक्वल टू ε0A' डिवाइड बाई d'। तो वैल्यूज को पुट करो, ε0A/2, d' की जगह 2 × d, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर करो दोनों को, 1 और 2। तुम क्या देख सकते हो, ये पूरे का पूरा पार्ट C के बराबर है, राइट। C' विल बी इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ कैपिटल C, तुम्हारा आंसर। ऑप्शन नंबर ए। साफ है, स्पष्ट है, कुछ इस तरह से कर सकते हो इसको, और कंपैरिजन के क्वेश्चन तो कई बार आते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पर। द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ 2 कैपेसिटर्स आर 3 माइक्रोफैरेड एंड 16 माइक्रोफैरेड। 2 कैपेसिटर्स हैं, उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरेड है, 6 है, जब व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। C1 और C2 आपके पास दो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस थे, आपने जब उनको सीरीज में कनेक्ट किया तब आपके पास नेट वैल्यू आई 3 माइक्रोफैरेड। जब आपने उनको पैरेलल में कनेक्ट किया तब आपके पास वैल्यू आई 16 माइक्रोफैरेड। तो बताओ C1 एंड C2 विल बी व्हाट, कौन सा कॉम्बिनेशन सेट बैठेगा। तो पहला काम तो ये कि पैरेलल का केस है, पैरेलल का रिजल्ट मुझे पता है C1 + C2 विल बी इक्वल टू 16 माइक्रोफैरेड, यानी दोनों कैपेसिटर का सम 16 होना चाहिए। तो कहाँ है 1.8 + 1.8 विल बी इक्वल टू 3 ना,
10+6 बिल्कुल, 8+8 बिल्कुल, 12+4 16। तो 3 ऑप्शन हैं, एक तो कट हो गया इसी पार्ट से। अब सीरीज वाले को देखो। सीरीज में आप लोग लिखते हो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और इसकी वैल्यू आपके पास कितने गिवन है, 3 माइक्रोफैरड। C1 प्लस C2 की वैल्यू मेरे पास 16 है, तो इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो C1 C2 विल बी इक्वल टू 16 इंटू 3, तो C1 C2 विल बी इक्वल टू 48 माइक्रोफैरड। अब दो कंडीशंस तुम्हारे सामने कि दोनों कैपेसिटर का सम 16 होना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, सॉरी 48 होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा? यहाँ अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूँ 10 इंटू 6 विल बी इक्वल टू 60, तो ये गलत है। 8 इंटू 8 विल बी इक्वल टू 64, तो ये भी गलत है। 12 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 16, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। और इसके साथ तुम लोग जाओगे आंख बंद करके। लो, काम हो गया और सॉल्व हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। तो कोई भी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके स्पेस, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड E चल रहा होगा, ठीक है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट इज D, देन द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी व्हाट। तो आपको बताना है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कितना होगा, तो बता देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, 1/2 CV² Q²/2C, 1/2 QV। ऑल राइट, तो C की वैल्यू तुम्हें पता है, एप्सिलॉन A/D, तो यहाँ पुट कर दो एप्सिलॉन A डिवाइड बाई D। अब बचा V आपके ऑप्शन में नहीं आ रहा, बट अगर इलेक्ट्रोस्टैट्स का कोई फॉर्मूला तुम्हें याद हो तो वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनटू डिस्टेंस इज इक्वल्स टू V। तो डिस्टेंस यहाँ D है, तो आप लोग V को पुट करोगे E मल्टीप्लाई बाई D, E मल्टीप्लाई बाई D का होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास बना 1/2 एप्सिलॉन A/D इंटू E² और D²। D ये कैंसिल, 1/2 एप्सिलॉन E², A तुम्हारा आंसर होना चाहिए। और एक D भी है साथ में, क्या कहीं है, ये रहा D ऑप्शन, जो कि है तुम्हारे सामने। फॉर्मूला यूज़ किया, C की वैल्यू पुट की, और V को मैंने पुट किया ये वाले पार्ट से। ये पार्ट अगर आपने पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक फॉर्मूला आता है, पोटेंशियल डिफरेंस को आप लोग लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। तो ये फॉर्मूला का यूज़ करके मैंने इसका सॉल्यूशन दिया, राइट। तो चलिए अगले पार्ट पर। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बताओ, नेट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो देखो ये कुछ डायग्राम ऐसे, बट मुझे ये पता है यहाँ वायर अलोन है, ब्रांच अलोन है, यहाँ कोई पार्ट कंपोनेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस है ना कैपेसिटर है। तो करंट जो होगा वो यहाँ से फ्लो करना प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ दिस। तो यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये कैपेसिटर हमारे किसी काम का नहीं। तो आपका जो फाइनल डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनता है। C और C पैरेलल में है, दोनों ऐड होंगे, फाइनल रिजल्ट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ C। ये लो फाइनल रिजल्ट तुम्हारे सामने हो गया। सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा वो गहरी बातें नहीं करता, क्योंकि आप लोग नीट में अपेयर होते हो। नीट में वो फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चन की तरफ ही रहता है, और आप लोग इनको इजीली मैनेज कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज अ मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। तो एयर का सीन है, यानी वैक्यूम की बात हो रही होगी यहाँ, ये वैक्यूम को ही रेफर करते हैं। उसके केस में
सी की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 6 माइक्रोफेरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जब आपने उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करवाया तब आपके पास जो नया फॉर्मूला बनता है वो होता है तुम्हारे पास K इंटू इनिशियल सी, और उसकी वैल्यू तुम्हारे पास है 30 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो बताओ परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एप्सिलॉन एम की वैल्यू फाइंड करनी है, वो कहाँ से फाइंड करोगे, K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाई, तो एप्सिलॉन एम क्या बना, K इंटू एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट मुझे पता है, अगर K कहीं से मिल जाए तो ऑप्शन हो गया। तो देखो K मैं यहां से निकालूंगा, C की वैल्यू आपके पास कितनी है 6, K इंटू 6 विल बी इक्वल टू 30, K इज इक्वल टू 5। अब 5 को यहां पुट करो, एप्सिलॉन M विल बी इक्वल टू 5, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको गिवन है ये रही 8 इंटू 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर -12। एप्सिलॉन M का वैल्यू आपके पास आया 5 इंटू 8.8, तो 9 इंटू 5 450, और 450 से थोड़ा सा कम, यानी 45 से थोड़ा सा कम होना चाहिए तुम्हारे पास। तो ऑप्शन एक ये भी है, एक ये भी है, और 4 बन रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 रेज टू पावर -12। तो तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सिंपल है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बनेगा 10 रेज़ पावर -10, डिवाइड करोगे तो यहाँ बनेगा 0.44, और ये तुम्हारा आंसर। यूनिट्स तो सेम ही है जो थी, 0.44 इंटू 10 रेज़ पावर -10। सभी कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करवाया गया, अब तक के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने आपको फॉर्मूलाज बताए सभी का यूज़ हुआ प्रॉपरली, कोई भी फॉर्मूला नहीं छूटा। तो हो गए क्वेश्चंस। तो दैट इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको पेस्टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हालांकि मैंने कॉन्सेप्ट्स पर बात ज़्यादा नहीं की, मैंने फॉर्मूलाज आपको बताए कौन से काम के हैं और उनको कैसे यूज़ करना है, और बात की कि आप कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे और कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड।